हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा और उसके ड्रॉबैक्स पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हमें ना बोर मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे और बोर अपने आप में मतलब काफी वजन रखते हैं। वजन मतलब क्या है, काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन तक को चैलेंज किया है। ठीक है, और खासकर ये जो थ्योरी है जो अब मतलब लीड करेगी आगे एटॉमिक मॉडल को, स्पेशली वो तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह वो लागू होती है। 12th की फिजिक्स में फिर से दोबारा बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो है ना, और तुम्हें पता है केमिस्ट्री का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो तो शायद वहां पे जो भी फिजिक्स वाला पार्ट होगा तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, बोर जो मॉडल है उस तक पहुंचने के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हुए बीच में, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के थ्रू हम आगे मूव करेंगे, जिससे बोर मॉडल में जो टर्म्स यूज होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, वो तुम्हारे समझ में आ सके। ठीक है, तो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पहला क्या था, पहले एक्चुअली में कि जो लाइट रेडिएशन है ना, लाइट रेडिएशन को ये माना जाता था कि लाइट की जो रेज है वो क्या केवल पार्टिकल नेचर दिखाती है। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पार्टिकल है, ठीक है, उसका अपना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है, सीधा मूव करेगा, ज्यादा कुछ ट्विस्टिंग नहीं दिखाएगा, ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में क्या है, ये दो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। पहला कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मतलब रेडिएशन है बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, इस पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, पहले एक बार बस ब्रीफ में देख लो, उसके बाद एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ड्यूअल नेचर रखता है, मतलब दो तरीके के नेचर, पार्टिकल नेचर भी दिखाएगा, वेव नेचर भी दिखाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, देखो मैटर को जब लाइट रेडिएशन मतलब इंटरेक्ट करती है, टकराती है, ठीक है, तो वहां से कुछ स्पेक्ट्रम जनरेट होता है ना, और वो हर पार्टिकल की अपनी एनर्जी होगी और उसी के कोरस्पोंडेंस वहां से लाइन एमिट होगी, है ना। ऐसे समझो कि इस बोर्ड पे मैं लाइट मारता हूं, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, व्हाइट लाइट मारूंगा मतलब, ठीक है, ट्यूब लाइट वाली व्हाइट लाइट होगी तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, कितनी दूर तक फैलती है। येलो लाइट मारूंगा, ठीक है, तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैंने यहाँ हेलोजन जला रखी है तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो सबकी है ना अपनी अपनी रेज वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, और ये जो रेज डिस्ट्रीब्यूट होती है इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, बस इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है तो अच्छे से समझ में आएगा। जो मतलब रेज का एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाएगा, बहुत सारी रेज एक साथ निकल रही होंगी, उस पूरे बैंड जैसे को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, तो इसने क्या बोला कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, जो एटम से रेडिएशन टकराते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी है, उन रेडिएशंस की एनर्जी है वो क्या होगी, क्वांटम लेवल पे होगी, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होंगे, ना कि क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब हो गया, पिछली वीडियो में बात की थी, क्लासिकल का मतलब बड़े लेवल पे, जैसे सूरज और बाकी के प्लैनेट्स। क्वांटम का मतलब हो गया न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्वांटम मतलब छोटे लेवल पे, क्लासिकल मतलब बड़े लेवल पे। ठीक है, इतना दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, क्वांटम और क्लासिकल के बीच में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे वेव और पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल नेचर तुम्हें पता है, पार्टिकल नेचर में पार्टिकल का अपना मास होगा, ठीक है, अपनी वेलोसिटी होगी, सब कुछ होगा। अब जब वो मूव कर रहा है, पहले ये माना गया, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, तो ये बोला गया, ये दोनों समझ लो, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या डिफरेंस है। देखो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट उसकी बात कर रहा हूँ, जब ये घूम रहा है तो पहले बोला गया, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये पार्टिकल नेचर है। रदरफोर्ड के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट था, तो ये पार्टिकल नेचर है, तो यहाँ से आराम से मूव कर रहा होगा ऐसे, इस तरीके से। लेकिन ये फेल हुआ था कॉन्सेप्ट, यही उसका ड्रॉबैक है, तुम्हें पता है। ठीक है, क्यों फेल हुआ था, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और ये जो सेल्स हैं
ये क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ मतलब एनर्जी लेवल दिखाते हैं। तो अगर पार्टिकल में इतनी एनर्जी है, इसने लूज की, तो क्या होगी, एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे कहीं सीधा ना जाके कहीं यहाँ आ गया होगा, ठीक है, फिर यहाँ से कहीं यहाँ आ गया होगा, फिर कहीं यहाँ आ गया होगा। हर बार एनर्जी कम होगी और धीरे धीरे न्यूक्लियस में घुस जाएगा। ये तो उसका ड्रॉबैक था, ठीक है। लेकिन वेव नेचर के हिसाब से क्या होगा, अगर मैं बोल दूं इसका वेव नेचर भी होता है, तो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या है बेटा, देखो कि ये पार्टिकल अब इस ऑर्बिट में तो मूव कर रहा है, लेकिन ऐसे सीधे मूव नहीं करेगा। कैसे मूव करेगा, ऐसे घूमते घूमते मूव करेगा। ये होता है वेव नेचर, ठीक है। मूव तो करेगा लेकिन इस तरीके से मूव करेगा। समझ में आ रहा है। और अगर तुमने वेव नेचर देखा तो तुमने फॉर्मूला 1 रेस है ना, कार रेस जो होती है वो देखो, गाड़ी के कुछ ऐसे मतलब जब रेस के दौरान कुछ ऐसे फोटो खींचे जाते हैं जिसमें आपको एक ही समय, क्रिस मूवी देखी होगी, क्रिस है ना, क्रिस में क्या होता है, ऋतिक रोशन जब खड़ा होता है, ठीक है, तो नसरुद्दीन शाह के पीछे खड़ा होता है, विलेन के पीछे, तो एक ही समय पे वो यहाँ होगा और फटाक से साइड में जाता है ना, फिर एक साथ इधर आता है, एक साथ। तो जो बीच में दिखता है वहां होता नहीं है वो, लेकिन इतनी स्पीड से जाता है ऐसा लगता है कि वो यहाँ भी है, ठीक है। उसे बोलते हैं वेव नेचर, है ना। बहुत तेजी से एक ही पोजीशन के अराउंड फ्लक्चुएट करना, ऑसिलेट करना, है ना, तो वो ऐसे इतनी जल्दी करता है, इसको वेव नेचर बोलते हैं। फॉर्मूला 1 रेस में भी ऐसा होता है, एक जगह पे है नहीं वो, लेकिन लगता है कि वहां पे है और इतना फास्ट मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स, और वेव नेचर भी दिखाते हैं, है ना। जेम्स मैक्सवेल, ठीक है, इसी ने रदरफोर्ड की जो थ्योरी है इसी की वजह से फेल हुई, ठीक है। इसने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया। क्या वो कॉन्सेप्ट था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल जब एक पर्टिकुलर मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं, है ना, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उनकी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो उनके मूव करने से, है ना, रेडिएशंस जनरेट होते हैं। मैंने बोला था तो मैं क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स हमेशा रेडिएशन जनरेट करते हैं। तो वो रेडिएशंस जो जनरेट होंगे, ठीक है, उन्हीं रेडिएशंस को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर तुम्हें टेक्निकली लिखना है तो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट हो रहे होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट और वहां पे प्रोड्यूस्ड भी होते हैं और ट्रांसमिट भी होते हैं, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तीसरी बात कि मतलब पुराने समय में लाइट को भी क्या माना गया था, पार्टिकल नेचर वाला माना गया, लेकिन 90s में, ठीक है, 19th सेंचुरी में, सॉरी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये वेव नेचर इसका एस्टेब्लिश हुआ। अब ये वेव नेचर में क्या है कि पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी दिखाता है, और ये देखा गया कि जो वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन अगर बनाओगे तो क्या होगी, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहले समझ लो, ठीक है, फिर तो लिख लेना हम कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, मतलब मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेशन मतलब इधर की तरफ वेव जा रही है ना, ऐसे मूव कर रही है इधर की तरफ। यहां पे इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होगा। इस वाली एक्सिस पे, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक मतलब एक एक्सिस ये हो गई, अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली एक्सिस के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे इसके साथ फ्लक्चुएट हो रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ एक और परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, या तो इसे आगे लगा लो
ठीक है, इस तरीके से ये वाली जो एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। ये एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है तो ऐसे इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो। और ये वाली जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके परपेंडिकुलर यहां से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर, ये तो दिख रहा है तुम्हें साफ साफ। और ये वाली एक्सिस अगर इसको y बोल दो और इसे z बोल दो, ये क्या है, यहाँ पे नहीं बना सकते, ये जो z एक्सिस है ये बाहर की तरफ निकली हुई है बोर्ड की। ठीक है, अब इसके अलोंग क्या होगा बेटा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के ये परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ये रहा। ठीक है, इसके ये परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसीलिए इस वेव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों अल्टरनेटिव तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी स्क्रीन से लिख लो, ठीक है, थ्योरी को मैं स्क्रीन से लिख देती हूँ, मेरा काम है समझाने का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये खासियत है कि जैसे साउंड वेव होती है, लाइट वेव होती है, ये क्या है ना, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, साउंड वेव और वो नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे वो अलग अलग रेंज में हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक स्पेक्ट्रम जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, नीचे देखो, उस स्पेक्ट्रम में क्या है, वहां से और ये क्लासिफाई होता है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर से। ठीक है, किसके ऊपर से, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर से अलग अलग वेव्स हैं। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। पहले देखो रेडियो वेव्स होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सब डिटेल्स लिखी है वहां पे, कितनी होगी, 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, उसके अराउंड होगी। इसके बाद और किसके लिए यूज होती है रेडियो वेव्स, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होगी। माइक्रोवेव की 10⁻10 हर्ट्ज के अराउंड होगी। ठीक है, रडार के लिए यूज होती है, आईआर रीजन, ठीक है, आईआर वेव्स जो होती है 10⁻13 हर्ट्ज के अराउंड इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हीटिंग के लिए यूज होंगी। और नेक्स्ट है यूवी रेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूवी रीजन में जितनी भी रेज आती है उनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज के बराबर होती है। हर्ट्ज क्या फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, तो ये क्या, सन से निकलने वाली जितनी किरणें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। और विजिबल रीजन में क्या है, 10⁻15 हर्ट्ज। ये विजिबल रीजन वाली रेज भी हमें केवल दिख सकती है। ठीक है, इसके ना नीचे दिखती हैं ना इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली दिखती हैं। ठीक है, और फोर्थ है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेड जो अभी हमने ये देखी वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स हुआ, यूवी रेज हुई, विजिबल रेज हुई, ठीक है, आईआर रेज हुई, ठीक है, माइक्रोवेव्स हुई। ठीक है, इन सबको किसके बीच, इनकी जो यूनिट है वो अलग अलग क्लासिफाई की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से टर्म बताए मैंने, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, क्या बोल रहा है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होगी। ठीक है, और पर सेकंड भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी हर्ट्ज। ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी फ्रीक्वेंसी की, क्या दी है, नंबर ऑफ वेव्स इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट, लिख लेना, एक नंबर में पूछ ली जाती है डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट
टाइम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? फ्रीक्वेंसी की। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा न्यू से, क्या बोलेंगे इसे? न्यू, NHEW। ठीक है, ये सिंबल है इसका। V को थोड़ा सा ऊपर वाले ऐसे ऊपर से पकड़ो, थोड़ा सा कान ऐड हो इसमें। ठीक है, इसको न्यू बोलते हैं। इसके बाद वेवलेंथ को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? वेवलेंथ की जो यूनिट है कुछ नहीं है, ये सिंपल, इट इज द लेंथ ऑफ द वेव। तो यूनिट इसकी लेंथ वाले टर्म्स में आ रही होगी, दैट इज मीटर। हाँ, और इसकी यूनिट मीटर में ही होती है। कभी कभी नैनोमीटर में देगा, क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है। नैनोमीटर हमें छोटी वेव्स यूज करनी है, मतलब स्मॉल लेवल पे काम करना है, तो नैनोमीटर होगा। ये लिख लो तुम कि 1 नैनोमीटर कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर होगा। 1 पिकोमीटर होगा तो 10⁻12 मीटर होगा। ठीक है, अगर 1 माइक्रोमीटर है तो 10⁻6 मीटर होगा। अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻8 मीटर होगा। ठीक है, ये चारों लिख लो बेटा, ये कन्वर्जन तुम्हें बार बार यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये चारों चीजें लिख लो। नैनोमीटर 10⁻⁹, पिकोमीटर 10⁻12, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻8 मीटर। तो क्वेश्चन बना लो, बताओ 1 मीटर में कितने पिकोमीटर? 1 मीटर में कितने पिकोमीटर? तो अब ये याद रखना, मैंने 1 पिकोमीटर बराबर ये बताया। तो अगर मैं 1 मीटर पूछ रहा हूं तो इसे सिंपल इधर ले जाओ, क्या होगा? 1/10⁻12 पिकोमीटर। ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻+12 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना किसमें से क्या कन्वर्ट करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें एग्जाम में। समझ में आ गई? वेवलेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट दी गई, एक्सपेरिमेंटली डेटा डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, ये सब तुम्हारे में नहीं है कि कैसे कैलकुलेट हुई, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की गई। कितनी होती है बेटा? इसको C से रिप्रेजेंट किया गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या -8 नहीं होगा, -8 नहीं होगा, क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। ठीक है, इतनी स्पीड ऑफ लाइट होगी। इसके बाद एक रिलेशन डेवलप किया गया, एक रिलेशन डेवलप किया गया बेटा, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के बीच में। ठीक है, तो ऐसे लिखो, अ रिलेशन, इससे न्यूमेरिकल आते हैं इस रिलेशन से। ठीक है, रिलेशन मतलब फॉर्मूला है ये। रिलेशन इज डेवलप्ड in the frequency, wavelength, frequency मतलब न्यू, wavelength मतलब लैम्डा, and velocity of light, sorry velocity of light, velocity of light। किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ लाइट को बेटा? C से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप किया गया, वो था ये C = न्यू लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये डिफाइन कर लो। वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर बात करूं, पर यूनिट मतलब 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स की जो लेंथ है पर यूनिट मतलब डिवाइड बाय वेवलेंथ से डिवाइड कर दो। तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना बेटा? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेव नंबर। वेव नंबर का अगर यूनिट बनाना है तो लैम्डा की क्या होती थी? मीटर। इसकी क्या होगी बेटा? पर मीटर। पर मीटर होगी ना, लैम्डा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो वेव नंबर हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल और खत्म करते हैं। क्वेश्चन देखो, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे गिवन लिख रहा हूं।
एक क्वेश्चन में करा रहा हूं और दूसरा तुम्हें करना है, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, स्क्रीन से तुम्हें क्वेश्चन लिख देना है फटाफट। क्या बोला गया है कि वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट टू रेड, वायोलेट टू रेड जो गिवन है वही लिखूंगा केवल, वायोलेट टू रेड। और वायोलेट की वेवलेंथ दी हुई है ब्रैकेट में, वेवलेंथ दी हुई है, ये कैसे पता चलेगा, यूनिट से पता चलेगा, नैनोमीटर दी है, ठीक है। अगर पर सेकंड दी हुई होती तो क्या होती, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती, याद रखना है, इसमें बोला नहीं है कि वेवलेंथ है, ठीक है, यूनिट से पहचान लेना है। और रेड की वेवलेंथ दी है 750 नैनोमीटर। हाँ, आगे ये बोला है एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इनको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। फॉर्मूला लगा दो, क्या था फॉर्मूला, C इक्वल टू, हाँ एक चीज याद रखना, वही 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, देयरफॉर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ दी हुई है, तो देयरफॉर न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लैम्डा कितना बेटा, पहले वायोलेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐसे लिख दो फॉर वायोलेट, ठीक है, तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर से कन्वर्ट कर दिया मैंने, सिंपल है। क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3/4 इंटू, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए एक बार सॉल्व कर रहा हूं, हर बार इतना नहीं करूंगा, ठीक है, इंटू ये क्या है 100 है, 10⁻² लिख सकता हूं इसे बेटा, ठीक है, क्या लिख सकता हूं 10⁻² और 10⁻⁹ मीटर, मीटर से तो मीटर कैंसिल कर दो। अब देखो ये प्लस के 2 और माइनस के 9 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा नीचे माइनस का 7, तो 3/4 इंटू ऊपर 10⁸ पर सेकंड चल रहा है ना, पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकता हूं, सेकंड इनवर्स, नीचे इन दोनों को ऐड करूंगा तो 10⁻⁷, ठीक है, ऊपर ले आओ 3/4, ऊपर लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10⁸ इंटू 10⁻⁷ पर सेकंड, 3/4 ठीक है, 10⁸ और 7 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10⁻15 पर सेकंड। इसे सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा बेटा, एक काम करो यहां से एक जीरो आगे उतार लो, मतलब 30/4 लिख दो इंटू 10⁻14 पर सेकंड, 4 से डिवाइड करो, 30 में क्या आएगा, 4 7 से 28, 4 5 से 20 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। वायोलेट रीजन के लिए ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, रेड वाले के लिए निकाल लेनी है, समझ में आ रहा है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगी रेड वाले के लिए बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल भी तुम्हें सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है बेटा। इसके आगे हम क्वांटम, थोड़ा सा क्वांटम केमिस्ट्री की तरफ कल पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टिकल नेचर मतलब अभी क्या हम छोटे एटम के बारे में बात करेंगे, तो हमें थोड़ा सा क्वांटम थ्योरी भी आनी चाहिए। तो क्वांटम कैसे डेवलप हुई, थोड़ा सा केवल छोटा सा पार्ट आएगा उसका, नहीं तो क्वांटम केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, छोटा सा पार्ट उसका इंट्रो, उसके बाद बोर्स मॉडल, ठीक है। थैंक यू।